रेखा जी अपना बैग जमा रही थी। ले देकर 3-4 साड़ियाँ और एक तुलसी की माला और कुछ धार्मिक किताबें लेकर जा रही थी। रेखा जी के पास अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। जो भी था वो बेटे ने हथिया लिया था। आज वो बेटे और अपने स्वाभिमान के बीच पिस कर रह गई थी। राज बेटा मैं चलती हूँ, तू ऑटो बुला ले। राज थोड़ा सा उत्तेजित होकर बोला, माँ आप इस तरह हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आप यहीं रहेंगी, मैं आपको जाने ना दूंगा। पत्नी पायल ने भी चाशनी में शब्दों को डुबोकर कहा, तुम अपनी माँ को नहीं, एक खाना बनाने वाली आया को रोक रहे हो। ये सुनते ही राज की बोलती बंद हो गई। मम्मी जी मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दीजिए। आपको यहाँ कोई दुख तकलीफ़ है? नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है, बस सांसारिकता से मन उचट गया है। मेरी एक सहेली वृंदावन के आश्रम में रहती है, मुझे भी उसी के पास जाना है। अंतिम दिनों को तसल्ली से बिताना चाहती हूँ। रेखा देवी ने फिर से कहा। रेखा देवी की गांव में हरी भरी गृहस्थी थी। घर में उनकी ही चलती थी। साक्षात अन्नपूर्णा के समान वो चौका संभालती थी। घर पर जो कोई आए तो कभी भूखा नहीं जाता था। एक ही बेटा था, उसकी भी परवरिश बहुत अच्छे से की, अच्छे संस्कार दिए और उसकी वक्त रहते शादी कर दी। रेखा देवी के पति एक सरकारी स्कूल में टीचर रहे थे। रिटायरमेंट से कुछ वक्त पहले ही उनका हृदयघात से निधन हो गया। अचानक आई इस विपदा ने रेखा देवी को तोड़कर रख दिया। महीनों तक वो बेसुध रही। गांव में राज ज़्यादा तो रह नहीं सकता था। उसने गांव का घर बेचकर शहर में ही रेखा देवी को बुला लिया। गांव के घर का अधिकांश सामान पुराना था, उसे भी बेचकर उसकी रकम भी डकार गया। अनपढ़ रेखा देवी के लिए पढ़ी लिखी बहू के साथ सामंजस्य बैठाना सरल नहीं था। सुनील जी का सारा रिटायरमेंट का पैसा भी माँ को मक्खन लगाकर राजेश ने हड़प लिया और शहर में एक घर खरीद लिया। अपने बेटे के मुँह में उलझी रेखा देवी ने बिना कुछ जाने और समझे बिना हर कागज़ पर अंगूठे का निशान लगा दिया। राज की पत्नी पायल को घूमने फिरने और बाहर खाने का चस्का था। वो रसोई कम ही बनाती थी, वो भी रेखा देवी ने संभाल ली। सुनील जी की आधी पेंशन आती थी, उसे भी राज कभी रेखा देवी के हाथों में नहीं रखता था। अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उन्हें राज को कहना होता था, आपको पैसों की क्या ज़रूरत है, हम आपको खाना पीना सब दे तो रहे हैं। राज गुस्से से बोलता तो वो चुप्पी साध लेती। धार्मिक महिला होने के कारण उसका दान पुण्य करने का मन भी बहुत करता। जब वो उसके लिए राज को कहती तो माँ ये सब ढोंग करने की क्या ज़रूरत है, भगवान का नाम घर पर ही ले लो, उसके लिए इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। बच्चों की पार्टी, घूमने फिरने पर होने वाला खर्च कभी फालतू नहीं होता था। बस रेखा देवी कुछ कह देती तो वो उन्हें खर्च व्यर्थ की लगता था। सब कुछ रेखा देवी का होते हुए भी उनके हाथ बंध गए थे। राज और पायल पार्टी और क्लब हाउस के कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे। दोनों
के बच्चों को भी रेखा देवी ही संभालती थी। दोनों को वक्त पर दूध देना, खाना देना, स्कूल से आते ही उनके कपड़े बदलना, शाम को नीचे पार्क में घुमाने ले जाना, ये सब काम अपने पोतों पोतियों के लिए खुश होकर करती थी। पायल अपनी किटी मूवी और सहेलियों के साथ लगी रहती थी। उस दिन घर में किटी थी। पायल की सभी सहेलियां आई हुई थी। रेखा देवी अंदर नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी पायल की सहेली ने पूछा कि तूने नई खाना बनाने वाली रखी है क्या? कैसी गांव की सी लग रही है, सीधे पल्लू की साड़ी और वो भी इतनी बदरंग। हाँ, ये केवल खाना ही नहीं बनाती बल्कि मेरे बच्चों की आया भी है। मैं तो निश्चित रहती हूँ। ये कहकर पायल हंसने लगी। सच है यार, गांव के लोग सीधे वफादार होते हैं। तू मेरे लिए भी एक मंगवा दे, खाना कपड़ा मैं दे दूंगी। दूसरी सहेली ने कहा। सभी ठहाके मारकर हंसने लगी। रेखा देवी ने सुना तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई। पायल की उपेक्षा से तो वो पहले से ही आहत थी, पर इस तरह पायल सबके सामने उनका अपमान करेगी, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। किटी चलती रही और सब सहेलियां अपने घर चली गई। 2-3 दिन तक रेखा देवी खामोश रही। एक दिन अचानक उन्होंने फैसला सुना दिया कि वो वृंदावन जाना चाहती है। उन्होंने राज के सामने पायल से कहा। पायल अपनी सहेलियों से तुम मेरा परिचय करवाने में इतनी झिझकने लगी हो क्या? गांव का होना मतलब गवार ही होता है। मैं तुम जैसी पढ़ी लिखी तो नहीं, पर संस्कारों वाली हूँ। मुझे अपनी सास बताते शर्म आ रही है। मत भूलो, जिस पति के दम पर तुम इतना इतरा रही हो, इतना सुख पा रही हो, उसे भी मैंने जन्म दिया है। वो भी गांव का है। अपने पति की माँ को जरा भी सम्मान नहीं दे सकती। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारी पढ़ाई पर, जिसने तुम्हें संस्कार विहीन कर दिया है। मैंने तुम्हारी हर तरह की उपेक्षा सही, पर ये अपमान नहीं सहन कर सकती हूँ। मैंने अपना घर समझकर तुम्हारा घर संभाला, तुम्हारे बच्चे संभाले। मैं आया नहीं हूँ, मैं दादी हूँ, इन बच्चों की दादी। रेखा देवी की आंखें भर आई। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने अपना गांव, अपना घर छोड़ा, अपने बेटे पर अंधविश्वास किया, बिना जांचे परखे हर कागज़ पर अंगूठा लगाया। इन सब गलतियों की मुझे सज़ा मिल रही है। मैंने गलती की थी तो मुझे ही भुगतना है, पर अब और मैं नहीं। तुम अपनी घर गृहस्थी संभालो, अपने स्वाभिमान के साथ जीना आना चाहिए। शुरू से मैं दब्बू और संकोची रही, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। सदैव सबका सम्मान किया। मेरा भी स्वाभिमान इस तरह छलनी होगा, कभी सोचा ना था। तुम्हारे पास रहकर यही सीखा है कि कभी अपना ठिकाना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने हाथों में अपना पैसा होता है तो बच्चे भी सम्मान करते हैं। अब मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई तो हो गई। राज खाना पीना तो तू देता था बेटा, पर माँ को प्यार सम्मान भी चाहिए। बिना मान सम्मान के बुजुर्ग मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनके मन आहत हो जाते हैं।
तूने मुझे कभी वक्त नहीं दिया, बहू ने काम करने की मशीन समझा। मैं तेरी माँ और इसकी सास तो रही ही नहीं। तुम दोनों ने मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाया, मेरे दान पुण्य पर रोक लगाई। तुम्हारे पिताजी की पेंशन कभी हाथों में लाकर नहीं दी, मुझे हर तरह से मजबूर कर दिया। मैं अब अपनी गलती सुधार रही हूँ। तुम्हारे पिताजी की पेंशन मुझे मिलती रहेगी। मैं भी अपनी ज़िंदगी सम्मान से जीना चाहती हूँ। इस तरह उपेक्षित और तिरस्कृत होकर नहीं। मैंने अपनी सहेली से बात की थी, पता नहीं वो अनुभवी थी या दूरदर्शी, जो उसने आते वक्त मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया था और कहा था कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आ जाना, वो हमेशा मेरा साथ देगी। उसने मेरी रेल की टिकट बनवा दी है। राज, ये ऑटो वाला मुझे स्टेशन छोड़ देगा, ये कहकर बिना मोह के रेखा देवी चल दी। पाठकों, ऐसा अक्सर होता है। मैंने अपने आसपास परिचितों से भी सुना है कि अपना ठिकाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जीते जी जायदाद पैसा बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब बुज़ुर्गों के पास पैसा नहीं रहता तो वो अपने बच्चों पर पूर्णतः निर्भर हो जाते हैं और बच्चे भी फिर उनका सम्मान नहीं करते। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।